अपना अगला चैप्टर है कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा, वर्क, पावर और एनर्जी। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कार्य की, कार्य वर्क की बात करेंगे। अब कार्य के बारे में समझने से पहले हमें पता होना चाहिए जो बल है, फोर्स है, ये क्या होता है। कि यदि कोई वस्तु है, स्थिर वस्तु, रुकी हुई वस्तु है, या कोई गतिशील वस्तु है, या एक समान वेग से गतिशील वस्तु है, एक समान वेग से गतिशील, कि हमारे पास कोई वस्तु है वो या तो स्थिर है या एक समान वेग से गतिशील है, उसको हम धक्का देकर या खींच के उसकी स्थिति में परिवर्तन ला रहे हैं, उसकी अवस्था में परिवर्तन ला रहे हैं, इसका मतलब हम उस पे बल लगा रहे हैं। तथा किसी गतिशील या स्थिर वस्तु में उसकी अवस्था में परिवर्तन लाना ही बल कहलाता है। अब बल F, बल को हम किससे दर्शाते हैं? F से। इसका फॉर्मूला होता है m इंटू ए, F बराबर m इंटू ए। यहाँ पर जो m है ये होता है किलोग्राम, जो a होता है ये होता है त्वरण। तो F बराबर हो गया m इंटू ए। जो बल है, बल के m के इकाई होती है न्यूटन। m की इकाई क्या होती है? न्यूटन। एक न्यूटन किसके बराबर होता है? एक न्यूटन होता है किलोग्राम इंटू केजी इंटू। अब यहां पर हमारे पास त्वरण है, त्वरण होता है वेग में परिवर्तन, वेग बटा समय। तो इसका मैं लिख सकता हूं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक न्यूटन किसके बराबर हो जाएगा? एक केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो बल है उसकी एमकेएस इकाई क्या हो गई? न्यूटन। सीजीएस इकाई, हम सीजीएस की बात करें तो ये होती है डाइन, सीजीएस इकाई होती है डाइन। और जो एफजीएस इकाई है वो होती है पाउंडर। तो जो बल है उसकी एमकेएस इकाई न्यूटन, सीजीएस इकाई डाइन और जो एफजीएस इकाई है पाउंडर। अब जैसे हमने जो न्यूटन है उसको चेंज किया केजी मीटर में, ऐसे हम डाइन को चेंज कर सकते हैं। तो एक डाइन किसके बराबर होगा? ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक डाइन एक ग्राम इंटू सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। तो जो ये बल की इकाइयां हैं, एमकेएस में न्यूटन, सीजीएस में डाइन और एफपीएस में पाउंडर। तो बल क्या था कि हमारे पास कोई स्थिर या कोई गतिशील वस्तु है, उसको धक्का देके या खींच के, धक्का देके या खींच के उसकी अवस्था या स्थिति में परिवर्तन लाना ही बल कहलाता है। बल का फॉर्मूला था F बराबर ma। यहाँ पर m क्या है? द्रव्यमान है, ठीक है। किलोग्राम, ग्राम किसमें भी हो सकता है, इसको हम द्रव्यमान बोले यहाँ पर कि m क्या है? द्रव्यमान। अब केजी में भी हो सकता है, ग्राम में भी हो सकता है, और a क्या है? त्वरण। तो जो बल है, बल की एमकेएस इकाई है न्यूटन, सीजीएस इकाई है डाइन और एफपीएस इकाई क्या है? पाउंडर, ठीक है। तो ये हो गया बल। अब हम बात करें कार्य की। अब कार्य क्या होता है कि यदि कोई वस्तु है, ये वस्तु है, इस पर मैंने बल लगाया F, ठीक है। अब मैं किसी वस्तु पे बल लगाऊंगा तो इसमें विस्थापन उत्पन्न होगा। तो ये वस्तु यहां से चल के यहां पे आ गई, तो यहां से यहां तक जो चल के आई है ये क्या हो गया? विस्थापन हो गया, जिसे हम किससे दर्शा दिए? S से। ये प्रारंभिक स्थिति है और ये अंतिम स्थिति है। जब हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु पे लगाया गया बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य। अगर किसी वस्तु पर हम बल लगा रहे हैं, जिस साइड हम बल लगाएंगे उसी साइड में वो क्या करेगी? विस्थापित होगी। ऐसे नहीं है कि मैं बल इस साइड में लगा रहा हूं तो चल रही पीछे की तरफ है, नहीं, जिस साइड में बल लगाऊंगा उसी दिशा में क्या करेगी? विस्थापित होगी। अर्थात मैं कह सकता हूं कि किसी वस्तु पे लगाया गया बल
इनटू बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को हम कार्य कहते हैं। कार्य बराबर F इनटू S। तो किसी वस्तु पे लगाया गया बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन, दोनों के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? कार्य। यहाँ पर जो F है ये होता है बल, जो S है ये होता है विस्थापन। तो कार्य की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि किसी वस्तु पे लगाया गया बल तथा बल की दिशा में उत्पन्न विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य बराबर F इनटू S। ठीक है, अब हम बात करें ये क्या क्षैतिज है, यदि क्षैतिज में नहीं हो वस्तु, अनंत तल पे हो, उस समय क्या होगा? ठीक है, अब जैसे हम बात करें कि यदि कोई ये अनंत तल है और ये थीटा कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है? थीटा, और यहां से वस्तु आ रही है, यहां से वस्तु नीचे की तरफ आ रही है, इस समय कार्य क्या होगा? तो यहां पर कार्य होगा W बराबर F इनटू S cos थीटा। कार्य बराबर क्या होता होगा? यहाँ W बराबर F इनटू S है cos थीटा, यहाँ पर cos थीटा और लग जाएगा। ठीक है, तो कार्य का फॉर्मूला हो गया W बराबर F इनटू S, और यदि अनंत तल हो तो क्या हो जाएगा? W बराबर F इनटू S cos थीटा। अब हम इधर से एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन की बात करें कि एक 3.7 मीटर की ऊंचाई से, कितनी ऊंचाई से? 3.7 मीटर की ऊंचाई से 36.3 न्यूटन की वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक कार्य की गणना करें। कि 36.3 न्यूटन भार, कोई वस्तु है कितने की है? 36.3 न्यूटन की वस्तु को उठाने के लिए, तो इसका मतलब ये वस्तु का भार हो गया। अब भार हो गया, इसका मतलब क्या होता है? बल। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर कार्य की गणना करना है, कार्य क्या होता है? F इनटू S। अब यहाँ पर बल क्या है? अब यहाँ पर 36.3 न्यूटन भार की वस्तु को उठाने के लिए कार्य की गणना कर रहा है, तो इसका मतलब ये 36.3 न्यूटन क्या है? यहाँ पर ये है आपका बल। तो यहाँ पर F क्या हो गया? 36.3 न्यूटन। और यहाँ पर कितना उठा रहे हैं? यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हैं, कितना लेके जा रहे हैं? 3.7 मीटर। इसका मतलब यहाँ S क्या हो गया? 3.7 मीटर। ठीक है, और कार्य बराबर क्या हो जाएगा? 36.3 इंटू 3.7। यहाँ पर F का था न्यूटन और विस्थापन किसमें था? मीटर में। तो W बराबर 36.3 इंटू 3.7, इन दोनों को गुणा करेंगे तो अपने आ जाएगा 134 लगभग 31 न्यूटन इंटू मीटर। तो बात समझ में आई कि कोई वस्तु है 36.3 न्यूटन की, उसको 3.7 मीटर ऊपर तक उठाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, उसकी गणना करनी है। तो जो ये वस्तु का भार है ये क्या हो गया? यहाँ पर बल, और जितना मीटर हम ऊपर लेके जा रहे हैं वो क्या हो गया? इसका विस्थापन। तो कार्य बराबर हो गया F इनटू S। तो यहाँ F का मतलब 36.3 और S का मतलब 3.7, दोनों को मल्टीप्लाई किया 134.31 न्यूटन इनटू मीटर का कार्य हो गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन को जरूरी नहीं है हमारे पास न्यूटन इनटू मीटर में हो, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन जूल में भी हो सकता है। हमने तो यहां तक निकाल लिया, अब क्वेश्चन है वो जूल, तो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद भी गलत हो सकता है। हमें पता है कि कार्य का मात्रक, जो एमकेस की बात करें हम, वो क्या होता है? जूल। कार्य का जो एमकेस मात्रक होता है वो जूल होता है। वो 1 जूल 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर होता है। 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन इंटू मीटर। तो मैं यहाँ न्यूटन इंटू मीटर की जगह क्या लिख सकता हूँ? जूल। अर्थात किया गया कार्य 134.31 जूल भी कह सकते हैं। समझ में आया होगा? ठीक है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखो कि 10 किलोग्राम मीटर कार्य करने के लिए, क्वेश्चन कह रहा है कि 10 किलोग्राम मीटर।
अब यहाँ पर किलोग्राम मीटर है, किलोग्राम यहाँ पर है, बल हो गया, मीटर क्या हो गया विस्थापन, इसका मतलब कार्य 10 क्या है यहाँ पर कार्य 10 किलोग्राम मीटर कार्य करने के लिए 1 किलोग्राम बल का प्रयोग किया जाता है। कितने बल का प्रयोग किया जाता है 1 किलोग्राम का। ठीक है, तो 1 किलोग्राम बल का कार्य किया जाता है, तो विस्थापन ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है विस्थापन। कह रहा है कि 10 किलोग्राम मीटर कार्य करने के लिए 1 किलोग्राम बल का काम में ले रहे हैं। 1 किलोग्राम बल क्या ले रहे हैं काम में ले रहे हैं, तो हमें यहाँ विस्थापन है ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो कार्य होता है, कार्य बराबर होता है F इंटू S। तो यहाँ W का मान दे रखा है 10 kg इंटू मीटर, बल कितना दे रखा है 1 kg, और यहाँ विस्थापन हमें ज्ञात है करना है। kg से kg गया, तो S बराबर आ गया 10 मीटर। तो विस्थापन कितना आ गया 10 मीटर। बात समझ में आई। ठीक, क्वेश्चन क्या था कि ये 10 किलोग्राम मीटर का कार्य करने के लिए 1 kg, क्वेश्चन लिख लेते हैं एक बार। 10 किलोग्राम मीटर का कार्य करने के लिए 1 kg बल की आवश्यकता होती है, तो विस्थापन ज्ञात कीजिए। विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर 10 किलोग्राम मीटर है, इसका मतलब कार्य हो गया, यहाँ 1 kg बल की आवश्यकता हो रही है, ये बल हो गया, और हमें विस्थापन ज्ञात करना है। तो विस्थापन कितना आ गया 10 मीटर। ठीक है, अब हम बात करते हैं विद्युत कार्य की। विद्युत कार्य क्या होता है। विद्युत कार्य, इलेक्ट्रिक वर्क, ये क्या होता है कि यदि कोई ईएमएफ है, विद्युत वाहक बल, ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में बोलते हैं विद्युत वाहक बल। ये कोई विद्युत वाहक बल है, वो विद्युत परिपथ में यदि इलेक्ट्रॉन को ले जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि वहां पर कार्य हो रहा है। यदि ईएमएफ विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स को ले जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि विद्युत परिपथ में कार्य हो रहा है। ठीक है, तो यदि ईएमएफ विद्युत परिपथ में धारा बह रही है, धारा बह रही है, तो कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। ठीक है, अब विद्युत कार्य, इसका फॉर्मूला क्या होता है, वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू समय सेकंड में। W बराबर हो गया वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू समय सेकंड में, तो W बराबर हो गया VIT। W बराबर क्या हो गया VIT। यहाँ पर V है वोल्ट, I है धारा एम्पियर में, और T है समय सेकंड में। अब हमारा जो कार्य था उसका हमने अभी मात्रक लिखा था MKS, क्या लिखा था जूल। तो 1 जूल बराबर होता है वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड। तो 1 जूल किसके बराबर होता है, 1 वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड के बराबर। तो हमारे पास जो विद्युत कार्य है उसका फॉर्मूला होता है W बराबर VIT। अब जो यहाँ पर VI है, हम यहाँ पर VI को बोल सकते हैं पावर, VI क्या होता है पावर, शक्ति। तो W बराबर हो गया P इंटू टी। W बराबर क्या हो जाएगा P इंटू टी। यहाँ पे जो IT है उसको बोल सकता हूं आवेश, Q बराबर IT।
तो यहाँ पर IT की जगह मैं Q लिख सकता हूं, तो यहाँ पर W बराबर हो गया V इंटू Q। तो जो विद्युत कार्य है उसका और मात्रा हो जाएगा वाट इंटू सेकेंड। तो 1 जूल बराबर हो गया वाट इंटू सेकेंड, 1 वाट इंटू सेकेंड। या फिर मैं बात कर सकता हूं कि 1 जूल बराबर हो जाएगा वोल्ट इंटू कूलम, वोल्ट इंटू कूलम। तो 1 जूल बराबर होता है 1 वाट इंटू सेकेंड, या फिर 1 जूल बराबर हो गया वोल्ट इंटू कूलम, या फिर हम बात कर सकते हैं कि 1 जूल बराबर हो गया वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड, W बराबर VIT। ठीक है, अब हम जो कार्य हैं उसकी इकाइयों के बारे में बात करते हैं कि जो कार्य की इकाइयां हैं उनमें क्या संबंध है। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि जो EMF है, विद्युत भाग बल है, यदि वो परिपथ में इलेक्ट्रॉन्स को ले जा रहा है तो कुछ ना कुछ कार्य कर रहा है। इसका तात्पर्य है कि किसी विद्युत परिपथ में धारा बह रही है, यदि धारा बह रही होती है तो उस समय क्या हो रहा है कि परिपथ में कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, W बराबर VIT। यहाँ V वोल्ट है, I धारा और T समय। तो 1 जूल बराबर हो गया वोल्ट इंटू एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके जो मात्रक है MKS, CGS, LPS, उनके बारे में बात करते हैं। कार्य जो MKS मात्रक होता है वो होता है जूल, जो CGS मात्रक है वो होता है अर्क। ठीक है, और LPS की बात करें तो अभी देखो W बराबर होता है F इंटू S, W बराबर हो गया F इंटू S, और F का मतलब होता है MA इंटू S। तो हम बात कर रहे हैं W बराबर M इंटू S। अब जो MKS इकाई है कार्य की वो होती है जूल। अब 1 जूल किसके बराबर होती है? अब हमारे पास हम ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। यदि ये फॉर्मूला लिखें तो यहाँ पर जो बल है वो हो गया न्यूटन और S हो गया मीटर। तो 1 जूल बराबर हो गया 1 न्यूटन इंटू मीटर। और यदि हमारे पास जो बल है वो केजी में हो तो यहाँ पर 1 जूल किसके बराबर हो जाएगा? तो यहाँ पर द्रव्यमान हो जाएगा किलोग्राम में, जो त्वरण है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पर विस्थापन और मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। तो एक कार्य की जो इकाई होती है जूल होती है, और 1 जूल किसके बराबर होता है? 1 न्यूटन इंटू मीटर के, और किसके बराबर होता है? 1 केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब हम बात करें कि यहाँ से बल है वो ही केजी में हो, जो बल है वो ही केजी में हो, तब ये किसके बराबर होगा? तो 1 केजी इंटू मीटर, 1 केजी इंटू मीटर, कि हमारे पास बल केजी में और विस्थापन मीटर में हो तो ये किसके बराबर होगा? कितने जूल के बराबर होगा? तो 1 केजी इंटू मीटर बराबर हो जाएगा 9.81 जूल। 1 केजी इंटू मीटर बराबर हो जाएगा 9.81 जूल। तो ये हमारे पास होगी MKS की बात। अब हम CGS की बात करें। CGS में कार्य की इकाई होती है अर्क। ठीक है, अब जो बल है, जो बल की CGS इकाई, तो यदि भार होगा तो क्या हो जाएगी? बल्कि डाइन, तो ये हो जाएगा 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर। तो 1 अर्क बराबर हो जाएगा 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर। और यदि हम बल को आगे खोले MA, तो यहां पर 1 अर्क किसके बराबर हो जाएगा? अब यहां पर CGS द्रव्यमान की CGS इकाई क्या होती है? ग्राम, और A त्वरण सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहां विस्थापन वापस सेकंड में आ जाएगा। तो 1 अर्क बराबर हो जाएगा 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। अब हम बात करें यहां पर कि हमारे पास W बराबर F इंटू S है। यदि हमारे पास जो बल है वो ग्राम में हो तब ये
ये ग्राम इंटू सेंटीमीटर कितने अर्ग के बराबर है होगा। तो हम बात करें 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 981 अर्ग के बराबर, 981 अर्ग के बराबर। तो 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर बराबर 981 अर्ग, और 1 अर्ग बराबर हो जाएगा 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर, या फिर मैं बात करूं 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड है स्क्वायर। अब हम बात करें एफपीएस प्रणाली की बात करें, तो एफपीएस में बल का मात्रक होता है पाउंडल, और जो विस्थापन है उसका मात्रक होता है क्या, पुट। तो इसका मात्रक हो जाएगा पाउंडल इंटू पुट, पाउंडल इंटू पुट। तो एफपीएस इकाई क्या हो जाएगी, पाउंडल इंटू पुट। अब हमें कह रहा है कि ये बल पाउंडल में ना हो, यदि पाउंड में हो तो 1 पाउंड इंटू पुट ये हो जाएगी 32.2 पुट पाउंड, पुट है पाउंडल के बराबर। तो 1 पाउंड इंटू पुट बराबर हो गया 32.2 पुट पाउंडल। ठीक है, तो हमारा जो वैद्युत कार्य है W बराबर F इंटू S, बल इंटू विस्थापन, बल होता है ma, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब हम यदि इसी फॉर्मूले की बात करें F इंटू S की, तो हमारे पास जो m की इकाई होती है वो जूल होती है, cgs अर्ग होती है, और fps होती है पाउंडल इंटू पुट। अब जो ये जूल है ये किसके बराबर होगी, यदि हमारे पास जो बल है वो न्यूटन में हो तो विस्थापन किसमें होगा, मीटर में। तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 न्यूटन इंटू मीटर के। अब बल न्यूटन में ना हो, यदि हमारे पास केजी में हो, यदि 37 कार्य हो रहा हो, 37 में कार्य हो रहा हो, तो वहां पर बल होगा अपने किसमें, केजी में। तो 1 जूल बराबर हो जाएगा 1 केजी इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब 1 केजी इंटू मीटर किसके बराबर हो जाएगा, 9.81 जूल के, 9.81 जूल। ऐसे हम सीजीएस की बात करें, सीजीएस इकाई क्या होती है, अर्ग। एक अर्ग किसके बराबर होता है, 1 डाइन इंटू सेंटीमीटर। और यदि हम यहाँ पर जो हमारे पास बल है भार के रूप में ना हो, ओनली द्रव्यमान के रूप में हो, तो 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड स्क्वायर। और 1 ग्राम इंटू सेंटीमीटर कितने अर्ग के बराबर होता है, 981 अर्ग के बराबर होता है। ठीक, अब हम कुछ संबंध ज्ञात कर रहे हैं एमकेएस और सीजीएस में, कि जूल और अर्ग में क्या संबंध है, न्यूटन और डाइन में क्या संबंध है, केजी और न्यूटन में क्या संबंध है। तो जो 1 जूल होता है वो 10 की पावर 7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 है अर्ग, और जो 1 न्यूटन होता है वो होता है 10 की पावर 5 डाइन के। 1 न्यूटन किसके बराबर होता है, 10 की पावर 5 है डाइन के। अब केजी और न्यूटन में क्या संबंध होता है, कि जो 1 केजी है वो होता है 9.81 न्यूटन। कुछ बातें जो याद रखनी है कि 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग, और 1 न्यूटन बराबर हो गया 10 की पावर 5 है डाइन, और 1 केजी बराबर हो गया 9.81 न्यूटन। ठीक है, अब हम बात करते हैं शक्ति की, पावर। अब शक्ति क्या होता है, कार्य करने की दर, रेट ऑफ वर्क, कार्य करने की दर। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। यदि t सेकंड में किया गया कार्य W जूल है, तब शक्ति क्या होगी, शक्ति बराबर हो जाएगा W अपॉन T। कार्य करने की दर, रेट ऑफ वर्क, कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति। 30 सेकंड में किया गया कार्य W जूल है, तब शक्ति बराबर हो जाएगा P बराबर W अपॉन T। हमें पता है कि W क्या होता है, बल इंटू विस्थापन, तो F इंटू S अपॉन T। तो ये शक्ति का दूसरा फॉर्मूला हो गया, बल इंटू विस्थापन बटा समय। अब यहाँ पर जो S अपॉन T है, विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय। विस्थापन बटा समय क्या होता है, वेग,
विस्थापन बटा समय क्या होता है? वेग। तो इसका मतलब यहां हम क्या लिख सकते हैं? वेग। तो ये हो जाए F इंटू V। तो यहाँ V क्या है? वेग। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। रेट ऑफ वर्क इज कॉल्ड पावर। t सेकंड में किया गया कार्य यदि W जूल है तब शक्ति हो जाएगी W अपॉन t। अब शक्ति है, शक्ति की दो इकाई होती है, एक तो प्रैक्टिकल यूनिट और एक परम इकाई। अब जो प्रैक्टिकल यूनिट है यानी व्यवहारिक इकाई है, प्रैक्टिकल यूनिट है, व्यवहारिक इकाई है, वो होती है असव शक्ति। असव शक्ति HP हॉर्स पावर। व्यवहारिक इकाई असव शक्ति है HP। जो इसकी परम इकाई है वो होती है वाट। परम इकाई क्या होती है इसकी? वाट। और जो प्रैक्टिकल यूनिट है, जो व्यवहारिक इकाई है असव शक्ति, हमारे घरों में जो मोटर होती है उसमें क्या लिखा होता है? HP। यानी व्यवहारिक इकाई है, प्रैक्टिकल यूनिट है HP असव शक्ति हॉर्स पावर। मगर जो परम इकाई है, एब्सोल्यूट इकाई है, यूनिट्स है, वो होती है उसकी वाट। तो शक्ति बराबर हो गया W अपॉन T, मतलब F इंटू S अपॉन T। S अपॉन T क्या है? यहाँ पर विस्थापन बटा समय क्या है? वेग। तो बल इंटू वेग। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये असव शक्ति है, ये असव शक्ति है हॉर्स पावर, ये क्या होती है? तो हॉर्स पावर की बात करें, असव शक्ति की बात करें, तो यहां पर कार्य करने की दर रेट ऑफ वर्क क्या कहलाएगा? शक्ति कहलाएगी। W अपॉन T क्या होती है? शक्ति। अब हम बात करते हैं असव शक्ति की, हॉर्स पावर की। हॉर्स पावर क्या होता है? कि यदि कोई मशीन है वो 75 kg इंटू मीटर पर सेकेंड, समय यहाँ किस में ले रहा है? सेकंड में। और यदि यहाँ समय मिनट में ले तब आ जाएगा 4500। 75 को यदि मैं 60 से गुणा करूंगा तो 4500 kg इंटू मीटर पर मिनट। ये kg इंटू ये kg मीटर है किसमें है? मीट्रिक प्रणाली में। किसमें? मीट्रिक प्रणाली में। तो मैं बात करूं कि यदि कोई मोटर है, कोई मशीन है, वो 75 kg इंटू मीटर पर सेकेंड या 4500 kg इंटू मीटर पर मिनट का कार्य कर रही है तो वो एक असव शक्ति कहलाती है। ऐसे हम ब्रिटिश प्रणाली की बात करें तो वहां पर आ जाएगा 550। अब यहाँ पर kg है, ये द्रव्यमान है, तो वहां पर क्या हो जाएगा? पाउंड इंटू फुट पर सेकेंड। और यदि समय मिनट में है तो यहाँ आ जाएगा 33,000 पाउंड इंटू फुट पर मिनट। अब ये किसमें? ब्रिटिश प्रणाली में। तो यदि कोई मशीन 550 पाउंड इंटू फुट पर सेकेंड या फिर 33,000 पाउंड इंटू फुट पर मिनट का कार्य कर रही है तो वो एक असव शक्ति कहलाती है। तो हम असव शक्ति की परिभाषा क्या दे सकते हैं कि यदि कोई मशीन 75 kg इंटू मीटर पर सेकेंड या 4500 kg इंटू मीटर पर मिनट मीट्रिक प्रणाली में और 550 पाउंड इंटू फुट पर सेकेंड या 33,000 पाउंड इंटू फुट पर मिनट ब्रिटिश प्रणाली में कार्य कर रही है तो वो एक HP कहलाती है, एक असव शक्ति कहलाती है। ठीक है। तो हम बात कर सकते हैं एक HP बराबर क्या हो जाएगा? 75 kg इंटू मीटर पर सेकेंड या फिर 4500 kg इंटू मीटर पर मिनट। या फिर हम बात करें ब्रिटिश प्रणाली की तो एक HP बराबर क्या हो जाएगा? 550 पाउंड इंटू फुट पर सेकेंड या फिर 33,000 पाउंड फुट पर मिनट। तो क्या कहलाएगी? एक HP कहलाएगी। अब HP निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो यहां तक समझ में आ गई कि यदि कोई मशीन है वो 75 kg इंटू मीटर पर सेकेंड या फिर 4500 kg इंटू मीटर पर मिनट का कार्य कर रही है या फिर 550 पाउंड इंटू फुट पर सेकेंड या 33,000 पाउंड इंटू फुट पर मिनट का कार्य कर रही है तो एक HP कहलाती है, एक हॉर्स पावर कहलाती है।
अब एक एचपी की बात करें कि हॉर्स पावर कैसे निकालते हैं। अब एचपी निकालने का फॉर्मूला होता है बल केजी में इनटू विस्थापन मीटर में बटा 75, या फिर बात करें हम समय सेकंड में। अब यहाँ पर हमारे पास समय सेकंड में हमने, यदि समय सेकंड तो समय हमने क्या लिया था 75, तो हमें यहाँ क्या कर देना है 75 का भाग कर देना है। तो 1 एचपी बराबर हो जाएगा बल इंटू विस्थापन बटा समय सेकंड में इंटू 75। यदि समय मिनट में हो तो तब 1 एचपी बराबर क्या हो जाएगा बल इंटू विस्थापन बटा समय मिनट में। तो यहाँ 75 को किससे गुणा कर देंगे 60 से, वो क्या हो जाएगा 4500। तो ये किसकी बात हो गई मीट्रिक प्रणाली की बात हो। किसकी बात हो गई मीट्रिक प्रणाली की, कि 1 एचपी बराबर हो गया बल इंटू विस्थापन बटा समय सेकंड में इंटू 75। ऐसे हम बात करें यदि समय मिनट में हो तो बल इंटू विस्थापन बटा समय इंटू 4500। तो ये किसकी बात होगी मीट्रिक प्रणाली की। ऐसे हम ब्रिटिश प्रणाली की बात करें तो 1 एचपी बराबर हो जाएगा बल पौंड में इंटू विस्थापन फुट में बटा समय, यदि सेकंड में हो तो 550 से गुणा, और यदि समय मिनट में हो तो हम वहां पर क्या ले लेंगे 60 से और गुणा कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 33,000। तो ये किसकी बात हो गई ब्रिटिश प्रणाली की। किसकी बात हो गई ये ब्रिटिश प्रणाली की। 1 एचपी बल इंटू विस्थापन बटा समय, हमें से भी ये याद रखना है कि बल इंटू विस्थापन बटा समय, क्योंकि हमारे पास जो कार्य का फॉर्मूला, हमारे पास शक्ति का फॉर्मूला था वो था F इंटू एच अपॉन टी, बल इंटू विस्थापन बटा समय। हमें भी यही है बल इंटू विस्थापन बटा समय। हमने अभी अशु शक्ति की परिभाषा दी थी कि 75 केजी इंटू मीटर पर सेकंड का कार्य कर रही है, तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा सेकंड में तो 75 का भाग देना पड़ेगा और मिनट में तो 4500 का। ऐसे ब्रिटिश प्रणाली में हमें 550 का और 33,000 का क्या करना पड़ेगा भाग देना। ये 1 एचपी निकालने का फॉर्मूला है। अब हमारे पास जो एचपी है, जो वाट है, जो परम इकाई है, जो व्यवहारिक इकाई है, इन दोनों में क्या संबंध है। हम मीट्रिक प्रणाली की बात करें तो 1 एचपी बराबर होती है 735.5 वाट के बराबर। मीट्रिक प्रणाली में 1 एचपी किसके बराबर होती है 735.5 वाट के बराबर। ऐसे ब्रिटिश प्रणाली की बात करें तो 1 एचपी बराबर होती है 746 वाट। 1 एचपी बराबर होती है 746 वाट। तो ये एचपी निकालने का फॉर्मूला है बल इंटू विस्थापन बटा समय सेकंड में इंटू 75, और ये मिनट में तो 4500। ठीक है, अब हम इसका अशु शक्ति निकालने के कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब देखो एक 200 मीटर गहरी एक खदान से, क्या है क्वेश्चन क्या है 200 मीटर गहरी एक खदान, खदान मतलब खान है, ठीक है, खदान से प्रति घंटा, खदान से प्रति घंटा 0.5 इंटू 10 की पावर 6 केजी, 0.5 इंटू 10 की पावर 6 केजी कोयला निकालने के लिए, केजी कोयला निकालने के लिए, निकालने के लिए कितने अश्व शक्ति की आवश्यकता होगी, कितनी अश्व शक्ति की आवश्यकता होगी।
कितनी अश्व शक्ति की आवश्यकता होगी। तो यहाँ कह रहा है 200 मीटर गहरी एक खदान से प्रति घंटा 0.5 × 10⁶ केजी कोयला निकालने के लिए कितनी अश्व शक्ति की आवश्यकता होगी। अब यहाँ कह रहा है हमारे पास अश्व शक्ति की बात कर, एचपी की बात कर रहा है। यहाँ पर देखो मीटर और ये केजी है, हमें मीट्रिक प्रणाली की बात कर रहा है। अब मीट्रिक प्रणाली में हमें एचपी निकालने का फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन बटा समय सेकंड में इंटू 75। तो यहाँ हमारे पास जो बल है वो कितना दे रखा है, बल केजी में कितना दे रहा है 0.5 × 10⁶ केजी, 0.5 × 10⁶ केजी। और विस्थापन कितना दे रखा है, यहाँ पर विस्थापन दे रखा है 200 मीटर। अब बात करें हम समय की, ठीक है। अब समय देखो प्रति घंटे की बात कर रहा है, ये 1 घंटे की बात कर रहा है। हमारे पास यहाँ समय सेकंड में है, सेकंड में मतलब 75 ले रहा है और मिनट में मतलब हमें 60 से गुणा करना है, मगर हमें पता है हमारे पास तो हमें प्रति घंटे निकालना है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितनी सेकंड होती है 3600 सेकंड। तो हमें प्रति 3600 सेकंड की बात करनी है। प्रति घंटे का मतलब हो गया 3600 सेकंड कि हमें 3600 सेकंड में कितना कोयला बहा, इतना कोयला निकालने के लिए कितने एचपी की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर बल है 0.5 × 10⁶ केजी इंटू विस्थापन है 200 अपॉन समय 3600 इंटू 75। पॉइंट हटाया, जीरो लगाया, 2 0 से 2 0। यदि मैं यहां पर 1 0 से 1 0 काटे 5 आ गया। अब यहां पर हम काटे 5 से काटे तो ये 15 बार, तो ऊपर यहां से 18 बार, ऊपर आ गया 10⁵ और नीचे आ गया 18 × 15। इनको यदि हम गुणा करें तो हमारे पास आ जाएगा 370.37 एचपी, 370.37 है एचपी, ठीक है। कि 10⁵ है, 10⁵ का मतलब क्या होता है, 10⁵ का मतलब है 1 लाख, और उसमें हम 18 × 15 का भाग देंगे, 18 × 15 का, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 370.37 है एचपी, ठीक है। समझ में आया क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि ये 200 मीटर गहरी एक खदान है, खान है, खदान का मतलब क्या हो गया, एक खान कि ये खदान है, उससे प्रति घंटे 0.5 × 10⁶ केजी कोयला निकालना है। 0.5 × 10⁶ केजी, यहाँ पर ये क्या हो गया अपना बल हो गया केजी में। अब अश्व शक्ति की गणना करना है तो हमें पता है एचपी बराबर होता है बल इंटू विस्थापन समय सेकंड में इंटू 75। तो हमने यहाँ बल रखा, विस्थापन रखा। अब हमारे पास समय यहाँ पर प्रति घंटा पूछ रहा है और हमारे पास जो फॉर्मूला है सेकंड में या फिर मिनट में। तो हमें पता है 1 घंटे में होती है 3600 सेकंड। तो मैं यहाँ बात कर सकता हूँ कि प्रति 3600 सेकंड में, मैं 1 घंटे की बात करूं तो उसकी जगह मैं 3600 सेकंड लिख सकता हूं कि प्रति 3600 सेकंड में इतना कोयला निकालने के लिए मुझे कितने एचपी की आवश्यकता होगी। तो यहां पर हो गया 370.37 एचपी, ठीक है। अब ऐसे हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो एक क्वेश्चन देते हैं करने के लिए। क्वेश्चन है कि 10 अश्व शक्ति की एक मोटर, 10 अश्व शक्ति की एक मोटर प्रतिदिन 8 घंटे चलती है, प्रतिदिन 8 घंटे की दर से 20 दिनों तक चलती है, चलती है। तो मोटर द्वारा कुल
विद्युत व्यय ज्ञात कीजिए। यदि 10 अश्व शक्ति की ये मोटर प्रतिदिन 8 घंटे की दर से 20 दिनों तक चलती है तो मोटर द्वारा कुल विद्युत व्यय ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन। अब हमारे पास यहाँ HP दे रखा है, 10 HP दे रखा है, ठीक है, और हमें 10 घंटे की दर से 20 दिनों तक चलती है, तो हमें 10 HP है, तो पहले इसको क्या वाट में बदले। और वाट में बदलने के लिए एक H में कितने वाट होते हैं 735, तो 10 इंटू 735.5 तो कितना हो गया 7355 वाट। तो यहाँ पर हमारे पास शक्ति कितनी दे रखी है 7355 वाट। ठीक है, अब कुल व्यय, कुल विद्युत ऊर्जा क्या होती है, कुल व्यय विद्युत ऊर्जा क्या होती है, ये होती है वाट इंटू समय इंटू कितने दिनों तक चल रही है। ठीक, वाट इंटू समय, क्योंकि हमारे पास जो कार्य था वो था VIT, यहां पर था P इंटू टी, क्योंकि कार्य और ऊर्जा दोनों एक ही बात होती है, कार्य और ऊर्जा एक ही बात, तो W बराबर हो गया P इंटू टी, तो शक्ति इंटू टाइम। यहां पर वो कह रहा है कि 8 घंटे 20 दिनों तक चलती है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या कहलाएगा, टाइम कहलाएगा। तो इनको गुणा किया मैंने 7355 इंटू 8 इंटू 20, तो ये कितना आ जाएगा इनको गुणा करने पर 11 800 वाट आवर, वाट घंटे। तो ये हो गई कुल विद्युत ऊर्जा 11,76,800 वाट घंटे। अब हमें यहाँ पर जो विद्युत व्यय है वो होती है यूनिट में, कि कितने यूनिट खर्च होती है, और वो एक यूनिट होती है, वो एक यूनिट हमारे पास किस में निकलती है, किलोवाट आवर में। किसमें निकलती है, किलोवाट आवर में। हमारे पास यहाँ वाट घंटे हैं, हमें किलोवाट आवर निकालना है, तो हमें किसका भाग देना पड़ेगा यहाँ पर 1000 का, तो 11,76,800 में किसका भाग दे देंगे 1000 का, तो ये कितना आ जाएगा किलोवाट आवर, 11,76,800 किलोवाट आवर कुल विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। क्वेश्चन क्या था कि 10 अश्व शक्ति की मोटर है, प्रतिदिन 8 घंटे की दर से 20 दिनों तक चलती है, तो मोटर द्वारा कुल विद्युत व्यय ज्ञात कीजिए। तो किसमें ज्ञात करना है, हमें इकाई में, यूनिट्स में ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि HP बराबर 735.5 वाट होता है, तो 10 HP किसके बराबर हो जाएगा 7355 वाट के बराबर हो जाएगा। तो कुल विद्युत व्यय वाट इंटू समय इंटू दिन, तो इनको गुणा करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 11,76,800 वाट घंटे। मगर हमें यूनिट में ज्ञात करना है, तो यूनिट बराबर क्या होता है किलोवाट आवर, तो हमें किसका भाग देना पड़ेगा 1000 का, तो ये हो जाएगा 11,76,800 किलोवाट आवर।